हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कर्मशाला एकेडमी में। आज की यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, क्रमचय और संचय। ये चैप्टर पीजीटी और टीजीटी में 2 से 3 क्वेश्चन रखता है, तो आज की इस क्लास में हम 2 से 3 क्वेश्चन पक्के करेंगे। क्रमचय और संचय एक टिपिकल टॉपिक है जिसे हर कोई टीचर नहीं समझा पाता, तो आज मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि इस चैप्टर के बाद आपको ये चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं क्लास। कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, सबसे पहला कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, कि कॉम्बिनेशन कब होता है, परमुटेशन कब होता है। आप सब जानते हैं कि परमुटेशन के लिए हम P साइन यूज़ करते हैं और कॉम्बिनेशन के लिए हम C साइन यूज़ करते हैं। कि अगर हमें कभी भी N थिंग्स में से R थिंग्स सेलेक्ट करनी हो तब हम NCR लिखेंगे, अगर उनका अरेंजमेंट भी करना हो तब हम NPR लिखते हैं। यानी अगर जब हम चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद उनका ऑर्डर भी चेंज करना हो, अरेंज करना हो, तब हमारा परमुटेशन लगता है। अगर हमें चीज़ें केवल इकट्ठी करनी है तब हमारा कॉम्बिनेशन काम करता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 4 सेब में से 2 सेब लेने के कितने तरीके होंगे। कि 4 सेब है, चारों सेब आइडेंटिकल होंगे, तो 4 सेब में से 2 सेब उठाने के लिए मुझे, कि अगर मैं पहला सेब उठाता हूं और तीसरा सेब उठाता हूं, अगर मैं इनका क्रम चेंज करता हूं, ऑर्डर चेंज करता हूं, कि ये सेब इधर आ जाए सेकंड और फर्स्ट सेब इधर आ जाए, इधर ये फर्स्ट और सेकंड, तो सिलेक्शन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी जब इनके ऑर्डर से कोई फर्क ना पड़ता हो, केवल हमें उनका सिलेक्शन ही करना हो, तब हमारा कॉम्बिनेशन काम करता है। जब ऑर्डर से भी फर्क पड़ता है, जैसे मैंने कहा कि एक वर्ड लिखा मैंने सन, और कहा कि सन से आप 2 डिजिट का कोई भी नंबर बनाइए। जब मैं 2 डिजिट नंबर लूंगा तो मैं 2 डिजिट पहले तो S या U कुछ भी ले सकता हूं, SN। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे 2 डिजिट का सिलेक्शन करना होगा। यानी सबसे पहले ये 3 डिजिट है, 1 2 3, तो सबसे पहले मैं 3 डिजिट से 2 का सिलेक्शन करूंगा। उसके बाद अगर मैंने SU लिखा है तो मैं इसे लिख सकता हूं US। एक तरीका ये होगा सिलेक्शन का, एक तरीका ये होगा। तो जब भी हम परमुटेशन पढ़ेंगे तो एक चीज़ के 2 तरीके हो सकते हैं, उनका ऑर्डर भी डिफर हो सकता है। तो इसके लिए मुझे इन 2 अक्षरों का भी अरेंजमेंट करना होगा, यानी फैक्टोरियल 2 इसमें लगाना होगा। तो जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो उनका ऑर्डर भी देखेंगे, और जब हम सिलेक्शन करेंगे तो ऑर्डर नहीं देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन, कि हमें कब मल्टीप्लिकेशन करना है और कब हमें एडिशन करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। जब किसी क्वेश्चन में आपको एंड की फीलिंग आई, अगर हमारा एंड आ रहा है तो इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन होगा। और अगर क्वेश्चन में हमें और की फीलिंग आती है, उसमें और वर्ड आएगा, तो इसका मतलब वो एडिशन वाला होगा। और की फीलिंग आए या एक से ज़्यादा केस बने, अगर केस ज़्यादा बनेंगे तो भी हमें सभी केसों को ऐड करना पड़ेगा। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम्स होती हैं। अगर एंड है तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, अगर और है तब हमें एडिशन करना होगा। आइए क्वेश्चंस क्या इनके देखते हैं। कि जैसे पहला क्वेश्चन है कि देयर आर 5 ट्रेन्स बिटवीन आगरा टू लखनऊ, कि आगरा से लखनऊ के लिए 5 ट्रेन है। इन हाउ मैनी वेज ए मैन कैन गो टू आगरा टू लखनऊ एंड कम बैक लखनऊ टू आगरा बाय अनदर ट्रेन। किसने कहा हुआ है कि आगरा से लखनऊ के लिए हमारे पास 5 ट्रेन हैं। तो कहा गया है कि एक आदमी आगरा से लखनऊ जाकर वापस दूसरी ट्रेन से कितने प्रकार से आ सकता है। कि एक आदमी आगरा से लखनऊ गया, जिस ट्रेन से गया वापस उस ट्रेन से हमें नहीं आना है। तो जाने के लिए हमारे पास 5 तरीके होंगे, कि 5 में से जोन सी ट्रेन चाहे उस ट्रेन को वो ले सकता है।
लेकिन जिस ट्रेन से गया है वो ट्रेन हमें वापस आने के लिए चूज़ नहीं करनी। तो वापस आने के लिए हमारे पास 4 ट्रेन होंगी, यानी जाने के लिए 5 ऑप्शन, आने के लिए 4 ऑप्शन। लेकिन अब मुझे देखना है कि इनका एडिशन करूं या मल्टीप्लिकेशन करूं। अभी मैं आपको बता के आया था कि अगर एंड की फीलिंग आएगी, और की फीलिंग आएगी तो मल्टीप्लिकेशन, और आएगा तो इसके लिए एडिशन करते हैं। तो अब एक बात इसमें बताइए मुझे कि अगर मैं आगरा से लखनऊ गया, अगर मैं आगरा से लखनऊ गया और लखनऊ से वापस मेरठ आया, तो इसमें अहुर आ रहा है यानी एंड आ रहा है, तो इसमें होगा मल्टीप्लिकेशन कि यहाँ पर इसके 5 तरीके हैं और वापस आने के 4 तरीके हैं, तो टोटल 20 तरीके इसके होंगे और यही हमारा आंसर होगा। इसमें आपको एक वर्ड ये देखना है कि बीच में एंड आएगा या और आएगा। एंड आएगा तो मल्टीप्लिकेशन, और आएगा तो एडिशन, कि आगरा से लखनऊ गए और वापस आए, और यानी एंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अजय वांट टू गो ट्यूशन फ्रॉम हिज होम, हाउ मैनी वेज ही कैन गोज टू हिज ट्यूशन फ्रॉम हाउस। कि अजय अपने घर से ट्यूशन जाना चाहता है तो वह कितने तरीके से ट्यूशन जा सकता है। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम है, कि यहां पर अजय का हाउस है और ये उसका ट्यूशन का पॉइंट है। जाने के लिए ये तरीके हैं, तो हमसे पूछा है कि कितने तरीके से वो ट्यूशन जा सकता है। सबसे पहले एक तरीका ये देखते हैं कि यहां से यहां जाने के लिए इसके पास 1, 2 और 3, यहां से यहां तक जाने के लिए इसके पास 3 तरीके हैं। यहां से जाने के लिए भी इसके पास 1, 2 और ये 3, यानी यहां से इस पॉइंट तक जाने के लिए 3 तरीके हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए भी 3 तरीके हैं। अब कोई आदमी अगर यहां से अजय चलेगा तो यहां से जाने के लिए उसके पास 3 तरीके और यहां से जाने के भी उसके 3 तरीके। इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्यों? क्योंकि यहां तक जाने के लिए उसे ये और ये दोनों रास्ते पार करने पड़ेंगे, ये एंड ये। तो इसका जो होगा मल्टीप्लिकेशन और 3/3 9, यानी इसे जाने के 9 तरीके होंगे। या हम देख सकते हैं कि वो सबसे पहले यहां से ऐसे गया, उसके बाद एक तरीका ये होगा, इसी से दूसरा तरीका ये होगा, इसी से तीसरा तरीका ये होगा। सेम इसके लिए भी एक तरीका, 2 तरीके, 3 तरीके, और इसके लिए भी 1, 2, 3। तो तीनों के लिए 3-3 तरीके हमारे यहाँ पर होंगे। तो जो इसका आंसर होगा वो 9 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देयर आर 3 डोर्स इन अ रूम, 1 door in west side and 2 door in ईस्ट साइड, इन हाउ मैनी वेज अ बॉय कैन गोज आउट फ्रॉम द डोर। कि एक कमरा है, उसके पश्चिम में एक दरवाज़ा और पूर्व में ईस्ट में 2 दरवाजे हैं, तो उस दरवाजे से वो कितने तरीके से बाहर निकल सकता है। कि एक रूम है जिसके वेस्ट में एक दरवाज़ा और ईस्ट में 2 दरवाजे, और एक आदमी यहाँ पर कहीं खड़ा है, ये आदमी हो गया। अब इसे इस दरवाजे से बाहर निकलना है, तो इससे बाहर निकलने के लिए एक तरीका तो ये इससे चला जाए, एक तरीका ये इससे चला जाए, एक तरीका ये इससे चला जाए। यानी वो चाहे तो ईस्ट साइड से भी जा सकता है या वेस्ट साइड से भी जा सकता है। यानी इसमें आपको फीलिंग आ रही होगी और की, कि चाहे तो वो इधर से निकल जाए वेस्ट से या वो ईस्ट से, कोई सी भी साइड से वो बाहर जा सकता है। और की फीलिंग आ रही है, इसका मतलब मुझे इनका एडिशन करना होगा। कि पहला जाने का एक तरीका है, ईस्ट से जाने के 2 तरीके हैं, तो टोटल इसके पास 3 तरीके होंगे और यही हमारा आंसर होगा। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इससे जो पहला क्वेश्चन किया हमने वो मल्टीप्लिकेशन पर क्वेश्चन है, कि यहाँ से जाने के बाद उसे ये भी जाना होगा, यानी इसके लिए ये एंड ये दोनों कंडीशन कंपलसरी है। इस क्वेश्चन में बाहर निकलने के लिए कंपलसरी नहीं है कि हम कोई से भी बाहर जा सकते हैं,
कि इधर से भी जा सकते हैं या इधर से भी जा सकते हैं। इसमें और लगेगा तो हमें इनका एडिशन ही करना होगा। तो इस क्वेश्चनों से आप एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जान गए होंगे कि कहां पर कौन लगने वाला है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं कि एक आदमी मेरठ से दिल्ली जाना चाहता है। जाने के लिए 2 बस तथा 3 कार उपलब्ध है। वह कितने तरीके से मेरठ से दिल्ली जा सकता है? कि एक आदमी है जो मेरठ से दिल्ली जाना चाहता है, उसके लिए 2 ऑप्शन है कि वो बस से चला जाए या वो कार से चला जाए। उसके लिए 2 बस उपलब्ध हैं और 3 कार। उसे जाना है मेरठ टू दिल्ली, तो कितने तरीके से वो जा सकता है? तो चाहे तो वो बस से चला जाए या कार से चला जाए। तो इनके बीच में आपको दिख रहा होगा कि इनके बीच में और है तो इसका मतलब इनका ये एडिशन करना होगा। तो जाने के लिए बस से जाएगा तो बस से जाने के लिए 2 तरीके होंगे, कार से जाने के लिए 3 तरीके होंगे। तो टोटल 5 तरीके से वो आदमी मेरठ से दिल्ली जा सकता है। तो आपको इन क्वेश्चंस को देखने के बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस पता चल गया होगा कि कहां पर हमें एडिशन करना है और कहां पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस कुछ हम करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, कि वैकेंट सीट भरना। उन्हें करने के लिए क्वेश्चन सी लेते हैं कि टेक एन थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स व्हेन थिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल। कि जब मुझे एन चीज़ों में से, कि यहाँ पर एन चीज़ें रखी होंगी, ये एन चीज़ें हैं, इनमें से मुझे एन ही लेनी होगी। तो एन में से एन चीज़ें लेने के लिए एन पी एन, और परम्यूटेशन जो होता है एन पी आर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। जो हमारा परम्यूटेशन होगा उसका मेन फॉर्मूला एन पी आर जो होता है वो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर होगा। अब जो मेरा जो आर होगा वो एन ही होगा, तो मैं इसे सोल्व करूंगा तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन, या फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मान 1। यानी जो हमारा एन पी एन होगा वो मेरा फैक्टोरियल एन ही होगा। यानी मुझे कई बार क्वेश्चन आएगा कि 4 चीज़ें रखी हैं, 1 2 3 4, और चारों चीज़ों को लेने के कितने तरीके होंगे। अगर चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि एक वर्ड ले लिया मैंने वर्क, और मुझे कहा गया कि वर्क से कितने शब्द बन सकते हैं 4 डिजिट को लेकर, या 2 डिजिट को लेकर, या 3 डिजिट को लेकर। तो जो हम पढ़ रहे हैं कि जब एन थिंग्स हमें लेनी हो, एन थिंग्स यानी जितनी चीज़ें दी हुई हैं वो सारी की सारी मुझे लेनी हो, तो इसे लेने के लिए मेरे पास 4 चीज़ें वर्क हैं, 1 2 3 4 डिजिट या 4 वर्ड हैं। तो इन्हें लेने के लिए 4 में से मुझे 4 के 4 ही लेने होंगे। तो इसका आंसर हमेशा हुआ करेगा फैक्टोरियल 4। या जो फिल इन द ब्लैंक्स उस मेथड से करेंगे, डब्बा मेथड लगाएंगे। उसके लिए हम इन क्वेश्चंस को करेंगे कि पहले के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे कि इनमें से मैं कोई भी एक वर्ड उठा सकता हूं। जैसे मैंने कहा ओ मैंने उठा लिया, तो अब मेरे पास अगले पॉइंट के लिए 3 वर्ड होंगे, तो इसके लिए 3, ये 2, ये, यानी ये भी फैक्टोरियल 4 ही होता है। तो जब हम एन थिंग्स में से एन थिंग्स ही लेंगे तो तब मेरा फॉर्मूला फैक्टोरियल एन ही होगा, या एन पी आर, तो एन पी एन, और फैक्टोरियल 0 का मान 1, तो इसीलिए ये एन ही होगा। तो ये होगा, तो हमेशा मुझे लिखना होगा फैक्टोरियल एन या एन पी एन। टेक आर थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स व्हेन थिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल। कि जब मुझे बहुत सारी चीज़ों में से 1 या 2 या 3 चीज़ें लेनी हो, कि जैसे मुझे कहा गया कि मेरे पास n चीज़ें हैं और उसमें से मुझे r चीज़ें लेनी होगी, तो उसका जो तरीका होगा वो NP-R, व्हेन थिंग्स आर आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल, जब चीज़ें अलग अलग हो। तो उसके सिलेक्शन के लिए मेरे पास NP-R होगा, और इसके लिए फॉर्मूला भी लिखवा के मैं आया हूँ कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। परमुटेशन के मैक्सिमम बातें इसी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगी
कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड स्कॉलर, कि एक वर्ड है स्कॉलर, इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7 वर्ड का, 7 लेटर्स का एक ये वर्ड है। और मुझसे पूछा गया है नंबर 1। सबसे पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन ये हो सकता है, अपने आप ही मैं इसे बता दे रहा हूं कि स्कॉलर के अगर मैं सभी शब्द लेता हूं तो कितने शब्द बनेंगे, यानी SCHOLAR, इसके सभी शब्दों को लेने पर कितने शब्द हमारे बन सकते हैं कि उनका मीनिंग हो या ना हो। कि जैसे मैंने स्कॉलर लिखा, इस बार मैं C पहले लिख सकता हूं, HOSLAR, या इनके मतलब जो ऑर्डर है वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे कितने शब्द बनने वाले हैं। तो इसके लिए अभी मैं आपको बता के आया था कि अगर n थिंग्स हो और n ही थिंग्स मुझे लेनी हो तो उसका जो आंसर होता है या तरीका होता है वो फैक्टोरियल n ही होता है। तो मेरे पास 7 चीजें हैं और 7 के 7 को मुझे लेना है। तो ये 7p7 या फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 का जो मान होता है वो 5040। ये आपको फैक्टोरियल के 7 तक मान याद रखने चाहिए। जैसे फैक्टोरियल 1 या फैक्टोरियल 0 1, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720 और फैक्टोरियल 7 5040। तो फैक्टोरियल 7 तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसमें कुछ सेकंड्स आपकी खराब होगी। तो उनसे बचने के लिए आपको फैक्टोरियल 7 या फैक्टोरियल 8 भी आप याद रख सकते हैं। अगर ये आपको याद होंगे तो क्वेश्चन आप इजीली और जल्दी से कर पाएंगे। तो इसका जो टोटल वे होंगे 5040, यानी इन 7 शब्दों से 5040 शब्द बन सकते हैं जिनका ऑर्डर डिफरेंट होगा और एक शब्द एक बार ही लिया गया है, रिपीटेशन अलाउ इनमें नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को मैं बिना फॉर्मूले के करता, डिब्बे मेथड से करता, तो वो कैसे करता कि मेरे पास 7 शब्द हैं, 3 4 5 6 7, ये 7 शब्द हैं और इन 7 शब्दों को ही लेकर मुझे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनाने हैं। तो जब मैं पहले की बात करूंगा तो इनमें से मैं कोई सा भी एक वर्ड उठा सकता हूं। जैसे मैंने कहा यहां पे मैंने आर ले लिया, तो पहले के लिए मुझे छांटने के लिए कंडीशन है, मेरे पास 7 लेटर हैं, तो 7 में से मैं जो चाहूं वो ले सकता हूं। यानी पहले के लिए मेरे पास 7 ऑप्शन थे और मैंने कहा कि मैंने वो आर चूज कर लिया। अब दूसरे की बात करते हैं। जब दूसरे की बात करेंगे तो अब आर मेरे पास उपलब्ध नहीं है, ये आर हट गया। अब मेरे पास ऑप्शन होंगे 6, तो 6 में से मुझे कोई एक वर्ड यहां पर देना होगा, तो इसके लिए 6 ऑप्शन होंगे। जैसे मैंने कहा इसमें मैंने एल ले लिया। अब नया शब्द बनाने के लिए फिर मुझे उपलब्ध होंगे 5 ऑप्शन की, इनमें से ही मैं कोई ना कोई एक यूज कर सकता हूं। तो इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 और सबसे आखिरी में एक ऑप्शन बचेगा और ये मेरा फैक्टोरियल 7 होगा। यही आंसर है, फैक्टोरियल 7 5040 होता है। तो जो डब्बा मेथड है ये भी आसान है, या आप अगर जानते हो तो NPR से भी इसे लगा सकते हो। अब इसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, हालांकि ये क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा है। इसमें पूछा है सबसे पहला मुझसे पूछा है कि फर्स्ट लेटर इज S एंड लास्ट लेटर इज R। किसने कहा है कि जो वर्ड स्कॉलर है इसका फर्स्ट लेटर फिक्स कर दीजिए, ये हमेशा S ही होगा, और लास्ट जो R है इसे भी फिक्स कर दीजिए। यानी ये तो चेंज होंगे ही नहीं, ये दोनों फिक्स है। तो चेंज होने के लिए वर्ड हमारे पास कौन होंगे? CHOLAR। यानी मेरे पास 1 2 3 4 5, अच्छा आर भी नहीं, आर फिक्स हो चुका है।
यहाँ पर लिखता हूँ कि SCHOLAR, इसमें इसने S को फिक्स कर दिया है, R को फिक्स कर दिया है, यानी ये दोनों चेंज होने वाले नहीं है। चेंज कौन होगा कि C चेंज हो सकता है 1 नंबर, H चेंज हो सकता है 2, 3, 4 और 5, यानी पांचों चेंज हो सकते हैं। यानी मेरे पास अब मुझे इन्हें ही अरेंज करना है, यानी मेरे पास 5 चीजें हैं और 5 के 5 को ही मुझे लेनी है, यानी फैक्टोरियल 5 इज द आंसर, और फैक्टोरियल 5 होगा मेरा 120। या डब्बा मेथड क्या काम करता है इसमें कि 5 शब्द लिखते हैं, 1 2 3 4 5। पहले के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन होंगे, दूसरे के लिए 4 ऑप्शन होंगे, तीसरे के लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए, और ये फैक्टोरियल 5 ही बनता है। तो जो पहले का आंसर होगा, इसका आंसर होगा 120, जब मैं पहला और आखिरी अक्षर फिक्स करता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड में लिखा है कि ON मिडल, कि जो O है वो मिडल में रहे। O मिडल में रहे, इसका मतलब कि जो मेरा वर्ड है SCHOLAR, किस बार O जो है उसे फिक्स आप कर दीजिए। अगर O को फिक्स करेंगे तो चेंज करने के लिए मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6, यानी चेंज करने के लिए मेरे पास 6 डिजिट होंगी, और 6 के 6 को हम एक साथ ले सकते हैं। तो आप सीख ही गए होंगे अभी तक, किसे लिखूंगा मैं 6P6 या फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 होता है 720, 720 फैक्टोरियल 6 का मान होता है। तो सेकंड का जो आंसर होगा वो 720 होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मुझसे पूछा है कि OA ऑलवेज कम्स टुगेदर, कि जो O और A है वो हमेशा एक साथ ही आएंगे, यानी कि आप SCHLR और OA ये दोनों एक साथ आएंगे, और ये सब अलग अलग हो सकते हैं, यानी जो O और A है वो दोनों एक यूनिट हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका जो ज़्यादातर किताबों में दिया रहता है, पहले उसी से करते हैं, फिर एक तरीका मैं आपको बताऊंगा जो आसान होगा, और ये क्वेश्चन थोड़े आसान है, इससे जो अगले क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें भी वो अप्लाई होगा। तो पहला तरीका आसान, हालांकि ये भी तरीका आसान ही है, कि मुझे O और A को साथ रखना है। जिनको आपको साथ रखना है आप उन्हें एक जगह रख दीजिए और उन्हें एक यूनिट मानिए। उन्हें ऐसे समझिए कि जैसे आपने वो रस्सी से बांध के एक ही कर दिया हो। अब मेरे पास जो वर्ड बनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी मेरे पास 6 वर्ड हैं, 6 लेटर्स हैं, और इनसे मुझे देखना है कि कितने वर्ड बनने वाले हैं। अब 6 लेटर है, तो मैं अभी पढ़ा के आपको आया हूं कि 6 से 6 ही मुझे लेने हैं, तो ये होंगे फैक्टोरियल 6। लेकिन इसमें भी एक बात अलग है कि जब इन्हें आप अलग अलग रखोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपने बंडल में ये O और A बांधे हैं, इसके लिए भी मेरे पास 2 तरीके होंगे। कैसे कि मैं इसे OA भी लिख सकता हूं या AO भी लिख सकता हूं, यानी जो मेरे तरीके बनेंगे वो जितने बनेंगे उसकी मुझे 2 से मल्टीप्लिकेशन भी करनी होंगी। क्यों करनी होंगी? क्योंकि इनसे 2 ऑर्डर बनने वाले हैं। तो ये होगा मेरा फैक्टोरियल 6 इंटू 2। फैक्टोरियल 6 होता है 720 और इंटू 2, तो 1420, 1420 इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि OA नेवर कम। हालांकि चलो इससे पहले एक बार ये भी बता दे रहा हूं कि दूसरा इसका तरीका क्या होने वाला है। सुनिए इसका दूसरा तरीका, क्योंकि जो मैं आपको ये तरीका बताऊंगा ये तरीका आगे भी काम आने वाला है। देखो इसने कहा कि OA ऑलवेज कम्स टुगेदर, की OA मुझे हमेशा साथ रखने हैं। तो SCHL
ROA। आप इन्हें एक साथ रख लीजिए। अब इसे रखने का तरीका कि आप 1 2 3 4 5 कि सबसे पहले आप इन 5 अक्षरों को अरेंज कीजिए। इन 5 अक्षरों को अरेंज करने के फैक्टोरियल 5 तरीके होंगे। अब इनके बीच में आप ये देखिए प्लेस कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी इन 5 के बीच में 1 2 3 4 5 6, यानी इनके बीच में 6 प्लेस मुझे मिले। अब OA एक साथ होगा, इसका मतलब इन 6 में से मुझे कहीं भी वो रख देना है। अब 6 में से एक छांटने का तरीका, अब देखो NPR और NCR का फर्क आप यहां पर देखेंगे कि मैं सबसे पहले इन 6 में से कोई एक तरीका छांटता हूं। अगर तरीका छांटने का होगा तो इसका मतलब कलेक्शन, कलेक्शन मतलब C। अब 6 में से मैंने इन्हें दोनों को एक जगह छांट लिया, यानी चाहे तो मैं इसे यहां भरूं, यहां भरूं, यहां भरूं, यानी जहां पे मैं भरूंगा ये दोनों एक साथ ही उठ के आएंगे। लेकिन ये जो OA लिखा हुआ है ये दो तरीके से भी अरेंज होंगे कि ये OA भी हो सकता है, ये OA भी हो सकता है, या ये AO भी हो सकता है। यानी जो इसका आंसर होगा ये मेरा ये हो गए फैक्टोरियल 5 या 6C1 इंटू 2। एक बार फिर से देखिए कि सबसे पहले जो डिजिट हैं उन्हें लेटर्स SCHLR, पहले सबसे पहले इन्हें अरेंज करिए। इन्हें अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 5 तरीके होंगे। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में 6 जगह बनती है। अब इन 6 जगह में से ही मुझे कहीं इन्हें रखना होगा कि यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो इन 6 में से मुझे कोई एक जगह छांटनी है। अब सिलेक्शन के लिए 6C1। अब इन्हें छांटने के बाद इन्हें अरेंज भी करना होगा, तो इसे अरेंज करने के दो तरीके, या मैं इसे लिख सकता था कि फैक्टोरियल 5 मुझे ये छांटना भी है और अरेंज भी करना है। अरेंज भी करना है इसका मतलब परमुटेशन लगाएंगे। तो आप 6 जगह में से एक जगह का परमुटेशन पता कर लीजिए, यही हमारा आंसर होगा। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो इसे सोल्व करने के लिए फैक्टोरियल 5 होगा मेरा 120, 6C1 होगा मेरा 6 और इंटू 2 12 और 12 12 144, 12 12 144 1440, यही मेरा आंसर आया था। तो इसका जो तरीका होगा यही होगा कि 1440, ये तरीका सबसे बेस्ट है। इससे हम किसी का भी पता कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि OA नेवर्स कम टुगेदर। इस बार हमसे पूछा है कि OA नेवर्स कम टुगेदर, कि जो OA हैं ये दोनों एक साथ कभी भी ना आए, ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। तो इसके लिए भी करने के दो तरीके। सबसे पहला तरीका कि इन दोनों को अभी मैं करके आया था कि अगर मैं सभी से इनसे 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर मैं सभी शब्द को एक साथ लेता हूं, सभी डिजिट या लेटर्स को एक साथ लेता हूं, तो टोटल लेटर बनेंगे फैक्टोरियल 7। जो टोटल लेटर बनेंगे, वर्ड बनेंगे, वो फैक्टोरियल 7 होंगे। और जब हमने OA एक साथ रखे, जब अब इन्हें एक साथ रखते हैं तो तब बनते हैं ये 1440। तो OA एक साथ नहीं होंगे। वो कैसे पता चलेगा? कि जितने टोटल बने माइनस OA एक साथ हो। तो टोटल फैक्टोरियल 7 और माइनस, और फैक्टोरियल 7 जो होता है वो 5040 माइनस 1440 0 0
यानी 3600 टोटल तरीके होंगे कि जब ओ ए एक साथ नहीं आएंगे। अब ये हो गया सिंपल ऑर्डिनरी तरीका। अब जो मैं आपको सिखा के चलाऊं उस तरीके से करते हैं। उससे कैसे करेंगे कि हम SCHLROA सबसे पहले इन्हें अरेंज करते हैं 1 2 3 4 5। इन 5 को अरेंज करने के फैक्टोरियल 5 तरीके। अब इनके बीच में स्पेस बनेंगे 6। अब ये 6 स्पेस बने हैं तो 6 में से ये कभी भी एक साथ आने नहीं चाहिए, कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। इसका मतलब आप इन्हें कहीं भी 2 प्लेस पर अरेंज कर दीजिए। भाई अगर एक साथ आने होंगे तो इन्हें किसी एक प्लेस दीजिए, अगर ये एक साथ नहीं आने हैं तो इन्हें 2 प्लेस दे दीजिए। कि अगर ओ मैंने यहाँ पे भरा तो ए यहाँ पर भर दिया, या ओ यहाँ पे भरा तो फिर ए यहाँ हो गया। तो इनके लिए मुझे 2 तरीके होंगे 6C2। और इन तरीके के बाद ओ ए को फिर हम ओ ए भी लिख सकते हैं, ए ओ भी लिख सकते हैं। कि पहली बार अगर मैंने ओ यहाँ भरा ए यहाँ भरा, एक तरीका होगा। या ये ऐसा भी संभव था कि ए यहाँ पर हो और ओ यहाँ पर हो, तो इसके लिए 2 तरीके भी ये बनते हैं। तो इंटू फैक्टोरियल 2, दिस इज द आंसर। सोल्व करिए कैसे करते हैं। इसे फैक्टोरियल 5 होगा मेरा 120। 6C2 को लिखेंगे हम 6 इंटू 5/2 और इंटू 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 30 12 तिया 36, 3600 यही हमारा आंसर था। तो जो ये तरीका है ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें आपको मतलब इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है कि जब ये पूछा जाए कि ये 2 शब्द या ये 3 शब्द या ये 4 शब्द कभी भी साथ ना आए। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि अगर आप इसे सिंपल तरीके से करोगे तो सबसे पहले आपको टोटल परमुटेशन पता करना पड़ेगा, उसके बाद कब तक ये साथ आएंगे वो परमुटेशन पता करना पड़ेगा, उसके बाद टोटल माइनस एक साथ वाला। इसमें आप एक साथ वाले के लिए कभी भी एक साथ रखेंगे तो 6C1, अगर एक साथ नहीं रखने हैं तो 6C2, मतलब जितना डिजिट वो होगा। अगर यहाँ पर जैसे एक ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इससे यही जो मैं बात बताने वाला हूँ वो इसी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगी। आइए करते हैं। कि SCH ऑलवेज कम टुगेदर, मतलब इस बार कह दिया कि SCH ये तीनों तो एक साथ आए और जो बचे हैं LROA ये अलग अलग आए। देखो इसमें केवल यही क्वेश्चन मैंने इसमें पूछा है कि एक साथ आए। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि ये तीनों एक साथ ना आए, तो मैं दोनों आपको करना सिखा दे रहा हूं। तो एक साथ आने के लिए तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और इसे मान लीजिए 5। तो इन्हें 5 को फैक्टोरियल 5 तरीके होंगे छांटने के, और लेकिन इन तीनों को भी सेट करने के लिए फैक्टोरियल 3 तरीके होंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 3 ये होगा 120 इंटू 6 यानी 720, ये हमारा आंसर होगा। अब ये था सिंपल मेथड। अब जो मैं आपको सिखाता हूं, हालांकि अगर एक साथ आने में तो ये मेथड ही इजी है। हालांकि मैं कैसे करता, इसे मैं करता कि सबसे पहले LRO के से इन्हें इन चारों को अरेंज करता। 4 को अरेंज करने के लिए मेरे पास फैक्टोरियल 4 तरीके होते, फिर इनके बीच में 5 प्लेस होते और उन 5 में से तीनों को एक साथ रखना है तो कोई सा एक प्लेस दे देता, और उस प्लेस को देने के बाद इन तीनों को अरेंज करने के भी फैक्टोरियल 3 तरीके होंगे। SCH को भी 3 तरीके से हम भर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से, कि S आगे कभी C आगे कभी H आगे, तो इनका भी ऑर्डर चेंज होके अलग अलग वर्ड हमारे बनते। तो इसका जो आंसर होगा फैक्टोरियल 4 5C1 और फैक्टोरियल 3, या इसे ही हम फैक्टोरियल 4 5C1 को लिखेंगे हम 5 इंटू फैक्टोरियल 3, और इसे हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, ये क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये आसान तरीका है। हालांकि एक साथ में हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट में बंच करो, एक साथ रखिए और लिख दीजिए इसे, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था हमसे
कि अगर SCH ऑलवेज कम टुगेदर या SCH एक साथ कभी भी ना आए। अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता कि SCH ये एक साथ कभी भी नहीं रखने हैं और आप LOAR इन्हें कभी भी एक साथ नहीं रखते, तो करने का वही तरीका होता कि सबसे पहले 7 वर्ड लेटर को लेके वर्ड पता करते कितने वर्ड बनेंगे, कितने अरेंजमेंट होंगे, परमुटेशन होंगे। उसके बाद SCH एक साथ कितने होंगे वो पता करेंगे। उसके बाद टोटल में से एक साथ वाले घटाएंगे। या उससे बचने के लिए हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि सबसे पहले इन 4 को अरेंज करिए, इनके बीच में 5 जगह होगी, तो इन 5 में से कोई भी अलग अलग करने के लिए 3 जगह छाटिए और इन तीनों को भी अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 3। यही मेरा आंसर होगा। ये किसका आंसर होगा कि जब SCH तीनों एक साथ ना आए। ठीक है, आइए इससे आप वर्ड वाले जितने भी लेटर संबंधित क्वेश्चन होंगे सभी एक साथ कर सकते हैं। डिजिट वाले क्वेश्चन भी इन्हीं से हो जाएंगे। ये सबसे मेन ट्रिक है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो TGT PGT में एक क्वेश्चन इन्हीं से लगने वाला होता है। और इसके बाद जो समिति वाले क्वेश्चन होंगे कि कमेटी में एक मेंबर इधर बैठना है या 2 मेंबर लेडीज कभी बीच में नहीं बैठनी है, वो सारे क्वेश्चन इन्हीं पर ही अप्लाई होंगे। आइए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मैनी 3 लेटर्स वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म टेकिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड लोगरिथमिक। यानी लोगरिथम से 3 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब शब्दों का अर्थ हो या ना हो। यानी इसने दिया हुआ है लोगरिथम और मुझसे कहा है कि केवल 3 ही शब्द लेने हैं। तो अभी आ जाइए, जो भी मैं आपको सिखा के आया था कि जब n थिंग्स में से r थिंग्स लेते हैं तो वो क्या बनता है, वो बनता है NPR। हालांकि इनमें सिलेक्शन नहीं होता, इनमें परमुटेशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी अक्षर को आप लोगे, किसी डिजिट को लोगे तो उनके ऑर्डर भी चेंज होते हैं, तो इसलिए इनमें परमुटेशन अप्लाई होगा। अगर इसी क्वेश्चन में वो आपको ये बोल दे कि 8 पतंग से 4 पतंग छाटिए, तो जो पतंग होंगी वो सभी एक जैसी होंगी, तो उसमें ऑर्डर से कोई फर्क, क्योंकि अगर उसी पतंग को आप ऊपर रखिए, उसी पतंग को आप नीचे रखिए, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं होगा, इसका मतलब वो कलेक्शन ही होगा। तब इसके लिए मैं लिखूंगा 8CR यानी 8C4। तो आइए अब इसमें पूछा हुआ है, इसमें लोगरिथम में सब देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसमें टोटल 11 लेटर हैं। और छाटने मुझे कितने हैं, छाटने मुझे 3 हैं, तो 11P3 यही हमारा आंसर होगा। या फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 11 माइनस 3 यानी 11 अपॉन फैक्टोरियल 8। या इसे हम लिख सकते हैं 11 10 9 फैक्टोरियल 8 पर रोकते हैं और फैक्टोरियल 8 से 8 कैंसिल आउट 990। दिस इज द आंसर। अब ये हो गया NPR। या बहुत बच्चे ऐसे नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं चलता कि इसमें NPR में कितना N लिखे कितना R लिखे, तो इसके लिए एक डिब्बा मेथड बड़ा आसान होता है। कैसे होता है कि देखो, इनमें से मुझे 3 डिजिट का बनाना है, कोई मुझे 3 डिजिट लेनी है, 1 2 और ये 3 डिजिट, इसीलिए इसे बोलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स मेथड भी बोलते हैं इन्हें, कि जो मेरे ये ब्लैंक्स हैं इन्हें मुझे फिल करना होता है। तो सबसे पहले अक्षर के लिए मेरे पास 11 लेटर्स उपलब्ध हैं। इन 11 में से मैं कोई भी लेटर चूज कर सकता हूं। तो पहले के लिए मेरे पास 11 तरीके होंगे। दूसरे लेटर के लिए मेरे पास, जैसे मैंने कहा, मैंने ये M चूज कर लिया, तो अब मेरे पास ऑप्शन होंगे केवल 10। तो दूसरे के लिए 10 और तीसरे के लिए 9, और यही मेरा 990। चाहे तो 11P3 लिखिए या डायरेक्ट वैकेंट सीट या फिल इन द ब्लैंक से आप करिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द वर्ड वोवेल्स इफ एवरी वर्ड स्टार्ट फ्रॉम E। अभी जो हम स्कॉलर वाला क्वेश्चन करके आए थे उसी के जैसे ये क्वेश्चन है कि जो वर्ड्स वोवेल लिखा हुआ है ये हमेशा कहां से स्टार्ट होना चाहिए, E से। और देखो, ये क्वेश्चन PGT
2009 में आया हुआ है। ये यूपी पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है और बड़ा आसान क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है कि अगर वोवेल्स ई से शुरुआत हो, ई पहले हो और जो और वर्ड है VOWLS, यानी जो ई है जिस शब्द से शुरुआत होगी, इसका मतलब वो शब्द उन्होंने फिक्स कर दिया है। फिक्स कर दिया है मतलब उसे चेंज हम नहीं करेंगे। चेंज किन में कर सकते हैं? इन 1 2 3 4 5, यानी इन 5 शब्दों में हम चेंज कर सकते हैं और 5 के 5 मुझे लेने भी हैं। तो 5P5 लिखूं या फैक्टोरियल 5 लिखूं, तो इन्हें फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 होता है 120। तो 120 तरीके होंगे ई से बनने वाले शब्दों के। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, पीजीटी का क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जाएगा, पीजीटी का लेवल थोड़ा सा अब हाई हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ वर्ड पोस्टमैन इफ एवरी वर्ड बिगिन विद टी एंड एंड्स विद एम। ये भी पीजीटी में ही क्वेश्चन आया हुआ है। किसने कहा है कि वर्ड है पोस्टमैन और उसने बोल दिया कि जो प्रत्येक शब्द बनेगा वो टी से तो स्टार्ट होता हो और एम से खत्म होता हो, यानी चेंज करने के लिए मेरे पास पी होगा, ओ होगा, एस ए एन, ये शब्द हो गए फिक्स, तो इन्हें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इन देयर इज नो चेंज। तो ये जो वर्ड होंगे 1 2 3 4 5, ये मेरे 5 लेटर्स हैं, इन्हें मैं चेंज कर सकता हूं और इन्हें चेंज करने के फैक्टोरियल 5 वेज होंगे, यानी 120। 120 इज द आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये भी पीजीटी का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस अब आप, मुझे उम्मीद है, कर पाएंगे क्योंकि मैंने जो आपको सिखाया बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया है। आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ हार्ड क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड। देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, मिसिसिपी वाला, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए करते हैं। किसने कहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द ऑल लेटर्स मिसिसिपी। देखो आइए करते हैं। ये लिखा है MISSIPPI। देखो तरीका इनके लिए भी वही है। कितने लेटर्स इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसमें 11 लेटर्स मेरे पास हैं। तो अभी मैं जो आपको पढ़ा के आया कि मुझे सभी के सभी शब्द लेने हो, सभी लेटर्स मुझे लेके, तो इसके कितने तरीके बनेंगे? इसके फैक्टोरियल 11 वेज इसके होंगे, इतने वर्ड्स इसके बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जो मेरे लेटर्स हैं SI या P, वो रिपीट हो रहे हैं। तो अगर कभी भी लेटर्स रिपीट होंगे तो मुझे क्या करना होगा? मुझे करना होगा कि जो वर्ड जितनी बार रिपीट हुआ है उसके फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देना है। जैसे मेरा S 4 बार रिपीट हुआ है तो एक फैक्टोरियल 4 होगा। किसके लिए? ये फैक्टोरियल होगा S के रिपीटेशन के लिए। फिर आप देखोगे I भी 4 है तो एक फैक्टोरियल 4 आ जाएगा I के लिए। अब देखोगे P भी 2 है तो एक फैक्टोरियल 2 आ जाएगा P के लिए। कोई और रिपीटेशन नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, इसे सोल्व करेंगे, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन दिए तो सोल्व करते हैं। तो फैक्टोरियल 11 को लिख सकते हैं हम 11 10 9 8 7 6 5, एक फैक्टोरियल 4 रोक लीजिए, एक फैक्टोरियल 4 और एक 4 को लिखेंगे 4 3 2 1 और फैक्टोरियल 2 को भी 2। फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 8 और 2 3 6। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं
तो सबसे 11 नेम 99 990 गुना 7 गुना 5, ये 7 ही करेंगे। 7 नम 63, हासिल लगे 6, 7 निम 63 और 6 69 गुना 5, या 5 0 0 5 दिया 15, 5 नम 45 और 1 46, 5 छंग 30 और 4 34, जो 34,650 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हालांकि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये कोई भी कर सकता है। जो इसकी मेन बात यही है कि अगर कभी भी वर्ड्स जो होंगे वो कोई भी वर्ड्स या लेटर एक से ज़्यादा हो गया, जो मेरी वस्तु होगी वो एक से ज़्यादा होंगी, तो जितनी वो ज़्यादा होंगी उसी से मुझे डिवाइड करना होगा। ये डिवाइड क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूँ, मैं एक वर्ड लिख के आया था वर्क, जब मैं इनका अरेंजमेंट करूँगा तो कभी W आएगा स्टार्टिंग में, कभी O, कभी R, कभी K। लेकिन अगर इसी में मैं एक वर्ड लिख दूं, ये K ना होके ये भी R होता, तो ये R वाला जो होता ये यहाँ से हट जाता, यानी ये केवल 1, 2 और 3 तरीके के लिए काम होता। यानी इसके लिए जो तरीके होते वो कुछ कम हो जाते, इसका मतलब उन्हें कुछ तरीकों से भाग करना पड़ता है, इसीलिए हमें इनको डिवाइड करना होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने पूछा कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ओ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये लिखा है मैथमेटिक्स, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 वर्ड है। अब ये देखते हैं कि ए मेरा 2 बार लिखा हुआ है, टी भी 2 बार है, एम भी 2 बार है, और सब अलग अलग हैं, तो यही मेरा आंसर होगा। दिस इज द आंसर। इसे आप सोल्व कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मिसिसिपी वाला ही क्वेश्चन है कि अगर जो लेटर्स हो वो रिपीटेड हो, एक से ज़्यादा लेटर कोई दिया हुआ हो, तब ये तरीका हमारा काम करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है कि इन हाउ मैनी वेज वी कैन अरेंज द वर्ड बैलून सो डैट 2L नेवर कम्स टुगेदर, कि बैलून शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि 2L एक साथ ना आए। मैं अभी आपको स्कॉलर वाला जो क्वेश्चन करा के आए कि OA एक साथ ना आए या SCH एक साथ ना आए, उसी तरीके से हम इसे करेंगे। ये जो लिखा हुआ है इसमें मुझे 2L एक साथ नहीं लाने, ठीक है। ये लिखा है BAOON और 2L एक साथ नहीं लाने। तो ऐसे सवाल कराने के लिए मैंने आपको बताया था, चाहे तो पहले सभी को अरेंज करिए कि 1 2 3 4 5 6 7 की फैक्टोरियल 7 टोटल तरीके होंगे। इसके साथ में भी ये दोनों एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 2 से मुझे डिवाइड करना होगा। उसके बाद हम पता करेंगे कि जब दोनों L एक साथ होंगे तब कितने होंगे, और एक साथ ना होने के लिए टोटल माइनस एक साथ घटाएंगे, तब जाके मेरा आंसर आएगा। ये इसके लिए मैं आपको सिखा के आया था कि सबसे पहले इन्हें अरेंज करिए। तो ये 1 2 3 4 5, इन्हें अरेंज करने के लिए मेरे पास फैक्टोरियल 5 तरीके होंगे, लेकिन 2 एक जैसे हैं तो इनके लिए मुझे फैक्टोरियल 2 से भी डिवाइड करना होगा। यानी इन्हें अरेंज करने के लिए इतने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2। अब इनके बीच में कितनी जगह बनेगी? 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में 6 जगह बनेगी और मुझे ये एक साथ नहीं रखने हैं। इसका मतलब इन 6 जगह में से, इसे यहाँ लिखता हूँ फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, कि उन 6 जगह में से कोई सी एक साथ नहीं रखने तो कोई सी 2 जगह दे दीजिए कि एक L यहाँ रखेंगे, एक L यहाँ रखेंगे। तो ये इन्हें सिलेक्शन हो गया। अब अरेंज देखते हैं कि अरेंज करना है कि नहीं। अब देखो ये दोनों L ही लिखे हुए हैं, दोनों L यानी सेम डिजिट है। तो मैंने इसे 1 कहा, इसे 2 कहा, तो पहले मैंने 1 लिखा, फिर मैंने 2 लिखा, इस बार मैंने 2 लिखा और ये 1 लिखा। तो क्या इनमें कोई फ़र्क आया? कोई फ़र्क नहीं आया। इसका मतलब इन्हें अरेंज करने का एक ही तरीका है। अगर ये वर्ड मेरे अलग अलग होते, L की जगह LA या LB LC कुछ ऐसा होता,
तो मुझे ये अलग अलग यानी फैक्टोरियल 2 वेज से लिखना पड़ता, तो यही मेरा आंसर होगा। अच्छा, सोल्व करना है तो देख ले रहे हैं, फैक्टोरियल 5 120 होता है, फैक्टोरियल 2 2, और 62 को लिखेंगे हम 6 × 5/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 60, 5 या 15 छिक्का 90 यानी 900, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यानी बैलून से अगर OL इसमें L एक साथ आए तो उसके लिए 900 तरीके होंगे, यानी 900 वर्ड मेरे बन जाएंगे। यूपी TGT 2016 का क्वेश्चन है। तो TGT और PGT के ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसने क्वेश्चन दिया है कि 5 horses आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस, इन हाउ मैनी वेज कैन द फर्स्ट 3 horses विन द मेडल। कि 5 घोड़े एक रेस में भाग ले रहे हैं और प्रारंभ के 3 घोड़ों को कितने प्रकार से मेडल मिल सकता है। यानी 3 घोड़े कोई भी हमें, जो पहले 3 घोड़े होंगे उन्हें हमें इनाम देना है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होंगे। अब 5 घोड़े मेरे पास है, 1 2 3 4 5। अब इन 5 घोड़ों में से ही तो 3 घोड़े कोई जीतेंगे, तो इन 5 घोड़ों में से 3 घोड़े कोई से भी आप ले सकते हैं। फिर इनमें अब एक क्वेश्चन होता है कि इनमें सी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अभी मैं इस वीडियोस में परमुटेशन ही कराऊंगा, तो इसमें तो मुझे मतलब परमुटेशन हो गया। बच्चे जब परमुटेशन पढ़ते हैं तो उन्हें याद होगा कि पी ही लग रहा है, लेकिन इनमें पी क्यों लगता है, क्योंकि जो मैं घोड़े लूँगा उनका, जैसे मैंने 3 घोड़े छांट लिए, अगर मुझे इसे कहना होता है कि केवल 3 घोड़े आप छांट लीजिए, अब उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है ये हमें नहीं बताना, तो फिर होगा कलेक्शन। अगर मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड भी देखना है तो जो 3 मेरे घोड़े होंगे, जैसे मैंने कहा कि ये 3 घोड़े जीत गए, तो इनमें से ये फर्स्ट हो सकता है, ये सेकंड हो सकता है, ये थर्ड, या ये फर्स्ट हो सकता है, ये सेकंड, ये थर्ड, या ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो इन्हें भी अरेंज करना होगा, यानी ये अरेंज का ही क्वेश्चन बनेगा। तो 5P3 इज द आंसर। या फिल इन द ब्लैंक्स से करते हैं कि मेरे पास 5 घोड़े हैं, तो पहले नंबर पर आने के लिए 5 ऑप्शन होंगे, 5 में से कोई भी एक घोड़ा आ सकता है। कि मैंने कहा कि ये घोड़ा पहले नंबर पर आ गया, तो दूसरे नंबर पर आने के लिए कितने ऑप्शन होंगे, कितने घोड़े होंगे, 4 घोड़े होंगे, तो दूसरे के लिए 4 और तीसरे के लिए 3, तो 5 चौक 30, 5 चौक 20 या 60, 60 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये मेडल वाला या घोड़े वाला ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग ऑन अ वर्टिकल स्टफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। किसने बताया हुआ है कि कोई स्टफ लगा हुआ है, रोड लगी हुई है, और उस पर मिनिमम 2 फ्लैग तो हमें लेनी ही है, कि एक फ्लैग ये हो सकता है, एक फ्लैग ये हो सकता है। तो टोटल फ्लैग जो है मेरे पास वो कितने हैं, 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, यानी 5 फ्लैग है और 5 के 5 डिफरेंट है। अच्छे हो गए कि ये 5 फ्लैग है और ये डिफरेंट है, और इसने कहा कि कितने सिग्नल बनेंगे, और इसने कहा कि एटलीस्ट 2 फ्लैग ऑन अ वर्टिकल स्टफ, कि कम से कम 2 फ्लैग तो लगने चाहिए, यानी 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं और 5 भी लग सकते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये सिग्नल ऐसा बने, या ये सिग्नल 3 का भी बन सकता है, या ये सिग्नल 4 से भी बन सकता है, या ये सिग्नल 5 से बन सकता है। जब मैं आपको फंडामेंटल थ्योरम पढ़ा के आया था तो मैंने आपको बताया था कि एडिशन कब होगा, जब और की फीलिंग आएगी या केस हमारे बनेगी। जब भी हमारे केस बनेंगे तो हमें एडिशन ही करना होगा। तो जो मेरे 5 केस होंगे, पहले 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, उन जो वेज होंगे, अरेंजमेंट होगा, उन्हें हम ऐड कर लेंगे, वही मेरा टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे। तो सबसे पहले अगर 5 में से आप 2 फ्लैग लेते हो तो उसके कितने वेज होंगे, 5P2। जब 3 लेंगे 5P3, अगर हम 4 झंडे यूज करते हैं तो 5P4, अगर 5 झंडे यूज करते हैं तो 5P5। इन सभी को जोड़ करेंगे और वही मेरा नंबर ऑफ सिग्नल होगा। ठीक है, सोल्व करते हैं।
5p2 कितना होगा, 5 गुना 4, 5p3 5 4 3, 5p4 5 4 3 2 और 5p5 5 4 3 2 1, यानी ये दोनों तो सेम है। तो ये 5 चौक 20, 5 चौक 20 दिया 60, 5 चौक 20 दिया 60 दूनी 120 और वो भी 120, तो 120 120 240 300 320, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यानी 320 तरीके बन सकते हैं। इन 5 झंडों में से कम 2 झंडे लेके हम कितने तरीके से बना पाएंगे। अगर इसमें यह पूछता कि 5 झंडे में से 2 ही झंडे लेने हैं तो केवल मुझे यही आंसर देना था। अगर वो कहता कि 5 झंडे में से 4 झंडे लेकर ही आपको सिग्नल बनाना है तो आप केवल 5p4, लेकिन इसमें कहा गया है कि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स आर यूज, कि कम से कम 2 झंडे आपको यूज करने हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर टुगेदर इन विच 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट बी अकर इज। यूपी पीसीटी 2002 बहुत पुराना क्वेश्चन है, 22-23 साल पुराना क्वेश्चन है। 2002 तो लगभग 24 साल हो चुके हैं। तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स, कि मेरे पास n चीजें हैं, n थिंग्स है, और उसमें से मुझे r लेनी है, r थिंग्स मुझे लेनी है। लेकिन उसने क्या बोल दिया कि 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट बी अकर, यानी मुझे 3 तो लेनी ही है। तो इनके लिए सबसे आसान तरीका कि कभी आपसे पूछा जाए कि ये स्पेशल चीज़ें लेनी ही है या स्पेशल चीज़ें छोड़नी ही है। तो देखिए, अगर मुझे n में से स्पेशल चीज़ें लेनी ही है, जिन्हें लेनी है तो उन्हें तो पहले एक जगह बैठा लीजिए कि भाई आप तो मुझे चाहिए ही। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मुझे 3 चीज़ें तो चाहिए ही। अब जो 3 चीज़ें मुझे लेनी ही है उन्हें बिल्कुल सिलेक्शन से ही अलग कर दीजिए कि आप तो पहले से चयनित हो। अगर आप पहले से चयनित हो तो चयन के लिए मेरे पास कितने उपलब्ध होंगे, n-3, और मुझे चयन कितनों का करना होगा, r-3 का। जैसे हमारी IPL टीमें होती हैं, उनमें कुछ खिलाड़ी रिटेन करने होते हैं, तो पहले से हर एक टीम के पास 1 या 2 या 3 खिलाड़ी पहले से रिटेन होते हैं। तो अगर उन्हें कोई 15 सदस्य टीम बनानी है, 3 खिलाड़ी उनके पास पहले से ही है, 20 खिलाड़ी उनके पास थे, 20 खिलाड़ी में से छांटने हैं, तो 20 में से उन 3 को पहले हटा दिए थे, अब 17 में से केवल 12 खिलाड़ी ही छांटेंगे। तो वही तरीका मेरा यहाँ पर भी अप्लाई होने वाला है कि मुझे n थिंग्स है तो उसमें से मैं 3 चीज़ें हटा दे रहा हूँ, और r में से भी 3 चीज़ें हटा दूँ, तो n-3 p r-3 यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये जो पहला ऑप्शन है ये लिखा हुआ है np3, ये ऑप्शन लिखा हुआ है मेरा, यही ऑप्शन है। ये तीसरा ऑप्शन जो है ये लिखा हुआ है n-3 p r-3 इंटू फैक्टोरियल r, और चौथा नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यही मेरा सही होगा। अब ये था कि जब कोई चीज़ मस्ट बी, यानी अगर मुझे वो चीज़ लेनी ही है। कई बार ऐसा होता है कि उस चीज़ को एक्सक्लूड आपको करना होता है, इसमें इंक्लूड की गई है। कई बार आपको वो कहेगा कि ये चीज़ें कभी भी इंक्लूड नहीं होनी, यानी इन चीज़ों को एक्सक्लूड करिए। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका या करना ही मुझे क्या होगा कि भाई कोई चीज़ें आपको लेनी ही नहीं है, इसका मतलब आप उन्हें सिलेक्शन में से ही हटा दीजिए। कि जैसे मैंने कहा इन 20 में से 15 छांटने हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर का नाम ले लो कि भाई आपको ये आदमी नहीं लेना है, तो आप उस आदमी को अलग ही बैठा दीजिए। उसे अगर अब मैं अलग ही बैठा दूंगा तो मैं 19 में से ही 15 छांटूंगा। तो मेरा जो तरीका होगा NC। हालांकि वो खिलाड़ी है तो खिलाड़ी के अरेंजमेंट या खिलाड़ी में ऑर्डर काम नहीं करता, तो इस बार हर बार जो मैं इधर लिखता हूँ राइट साइड में वो C वर्ड यूज़ करता हूँ। C किस लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब खिलाड़ियों की बात आएगी, सिलेक्शन की बात आएगी या आदमियों की बात आएगी तो उसमें ऑर्डर काम नहीं करता है।
उसमें तो केवल चयन है कि जैसे किसी का नाम लिया कि ये चयनित हुआ है तो वो आएगा आगे, दूसरा चयनित होगा तो वो आगे आएगा, वो पहले नंबर पे खड़ा हो दूसरे पे खड़ा हो उनसे में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ वो हमेशा सी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। वो जो यहाँ लिखेंगे परमुटेशन में अगर मैं वर्ड्स यूज़ करूँगा तो इनका मुझे अरेंजमेंट भी करना होगा, इसलिए मुझे इनमें पी लगा रहा हूँ, परमुटेशन अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यानी ये समझो केवल ये आपसे पीसीटी 2002 में फॉर्मूला ही पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिजिट। अभी तक जो मैं क्वेश्चन कर रहा था वो लेटर्स पे थे कि आप ये वर्ड बनाइए या इतने कॉमन वर्ड है या इन वर्डों को एक साथ रखिए। अब ये क्वेश्चन लेटर्स पर डिजिट पर भी आते हैं कि संख्या 1 2 3 4 5 से कितनी बनेगी, या 0 1 2 3 लीजिए, 4 5 लीजिए, या मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें जो पेपर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, ये कुछ नहीं है, ये वर्ड है यूजिंग डिजिट 1 2 6 7 8 इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, कि अंक 1 2 6 7 8 का उपयोग करके कितने भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी डिजिट का रिपीटिशन अलाउ नहीं किया हुआ है। तो मेरे पास जो वर्ड हैं वो हैं 1 2 6 7 8, और मुझे कहा गया है कि इनसे कितनी संख्याएं बनेगी सभी को एक साथ लेने के बाद। तो वही सिंपल तरीका आ गया, NPR यानी n चीज़ें हैं और n ही मुझे लेनी है। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, तो 5 में से 5 को ही लेना है, या फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 होता है मेरा 120, 120 इज द आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, यहां पर ये डिजिट लिखा हुआ है। ठीक है, कई बार ये एरर हो जाती है टाइपिंग की, क्योंकि जो हम लिख कर देते हैं वो टाइपिंग वाला इनमें कुछ ना कुछ चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बस डिजिट का है, तो ये आप पहले से भी सीख चुके हो, लेटर हो या डिजिट हो तरीका सबका सेम ही है। अगर कई बार ऐसा होगा कि जो आपकी ये डिजिट होंगी ये रिपीट भी होंगी, रिपीट होगी तो इसका भी तरीका आपको बनाया कि टोटल अपॉन जितना रिपीटेशन होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं कि अंक 0 1 2 3 5 6 का उपयोग करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। देखो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, 0 कि 0 1 2 3 5 6 कि इन्हें लेके हमें चीज़ें बनानी है। देखो अब इसमें NPR लगाऊं तो उसमें आप समझ नहीं पाएंगे। इन क्वेश्चंस के लिए डिब्बा या फिल इन द ब्लैंक से हम करेंगे कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं। ठीक है, अब मुझे 6 डिजिट की कोई नंबर्स बनाना है, तो पहले डिजिट पे अगर मैं 0 प्लेस करता हूं तो 0 के से कोई भी डिजिट मेरी शुरू नहीं होती, ये 5 डिजिट ही होगी, और मुझे बनानी है एक 6 डिजिट नंबर। तो पहले के लिए मेरे पास 0 में फिल नहीं कर सकता, पहले के लिए मेरे पास 6 ऑप्शन होंगे। अब मैंने कहा कि मैंने वर्ड ये 3 मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, तो इसके लिए मेरे पास अब 0 मैं ले सकता हूँ। पहले के लिए मैं हमेशा आपको याद रखना है कि जो मेरा पहला प्लेस होगा उस पर मैं कभी भी 0 पुट नहीं करूँगा। इस क्वेश्चन में या और किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले मैं 0 पुट नहीं करूँगा। दूसरे के लिए 5 ऑप्शन होंगे कि भाई 3 नहीं लेना, लेकिन 1 2 3 4 ये 5 तो ले सकते हैं। इसके लिए 4 तरीके होंगे, इसके लिए 3 तरीके होंगे, इसके लिए 2 तरीके होंगे, और इसके लिए 1 तरीके होंगे। ये मेरा टोटल तरीका बनेगा। ठीक है, कि जो मेरा पहला प्लेस होगा उस पे मैं 0 ये 0 1 2 3 5 ठीक है। पहले प्लेस के लिए मैं 0, अच्छा एक मिनट पहले प्लेस के लिए 1 2 3 4, पहले प्लेस के लिए 5 उपलब्ध होंगे। ये ध्यान से देखना।
कि पहले प्लेस के लिए मैं 0 नहीं रखूँगा, तो मेरे पास 1 2 3 4 और ये लास्ट में 6 लिख रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये 6 है। लेकिन जो गिनती में ये 1 2 3 4 और 5, यानी पहले के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन उपलब्ध है, 5 डिजिट उपलब्ध है। मैंने कहा कि मैंने 3 ले लिया, तो इसके लिए भी अब 0 रहेगी, 1 2 3 4 5, इसके लिए भी 5, फिर अगले के लिए 4 3 2 1। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 25 चौका 100, 300 दूनी 600, और यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन है, आप देखते ही तुरंत इन्हें कर देंगे। 0 वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा सबसे पहला प्लेस होगा उस पे आप 0 नहीं रख सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये यूपीटीसीटी 2001 का क्वेश्चन है कि 9 अलग अलग अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनेगी। यानी 9 नंबर का कोई मुझे लेटर वर्ड क्या बोलेंगे ने 9 नंबर के कोई संख्याएं मुझे बनानी है, कोई डिजिट मुझे बनानी है। जैसे 9 नंबर लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। इसमें कहा कि 9 अलग अलग संख्याएं आपको लेनी है, यानी आपके पास 9 प्लेस हैं, 9 ब्लैंक प्लेस हैं जिन्हें आपको फिल करना है। अब इन 9 के लिए आपके पास कितने डिजिट उपलब्ध है, तो हमारे पास टोटल 10 डिजिट होती है। कौन? सबसे पहले होती है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारे 10 नहीं, टोटल 9 तक, लेकिन ये जो गिनती में 10 होती है हमारी। अब अभी मैं इससे पहला जो क्वेश्चन पढ़ के आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले प्लेस पर कभी भी 0 हम नहीं रखते। तो इसके लिए मेरे पास 9 ऑप्शन होंगे 0 को छोड़कर, इन 9 में से मैं कोई भी लिख सकता हूं। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने इस पर 5 लिख दिया, तो अगले प्लेस के लिए इस बार हम 0 लेंगे, तो फिर से मेरे पास 9 ऑप्शन ही होंगे। इसके लिए भी 9, इसके लिए 8 7 6 5 4 3 2। अगर ऑप्शन देखोगे तो अगर इस 9 को इन्हें क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 9। तो जो आंसर होगा वो 9 इंटू फैक्टोरियल 9 मेरा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये यूपीटीसीटी 2001 में हमसे पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिपीटेशन भी आ गया, क्योंकि इस बार जो डिजिट है वो 2 4 5 5 7 है, और इसने पूछा 40,000 से बड़ी कितनी संख्याएं बनेगी। 40,000 से बड़ी संख्याएं बनानी है, और मुझे किसका यूज करना है, 2 4 5 5 7, इनका मुझे यूज करना है, और 40,000 से बड़ी संख्याएं बनानी है। तो आप एक बार देखिए, 40,000 से बड़ी संख्याएं बनाने के लिए कोई संख्याएं 4 से शुरू हो सकती है, भाई इससे शुरू हो सकती है, या कोई संख्या मेरी 5 से भी शुरू हो सकती है, या कोई संख्या मेरी 7 से भी शुरू हो सकती है। अगर मैं 2 से शुरू करूंगा तो वो 40,000 से बड़ी नहीं बनेगी, ठीक है। तो मेरे पास पहला अक्षर चाहे तो मैं 4 फिक्स कर सकता हूं, या 5 कर सकता हूं, या 7 कर सकता हूं। इसके अलावा केस बन रहे हैं, तो तीनों केसों को मुझे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं 4 फिक्स करता हूं तो 40,000 के लिए कोई 5 डिजिट का ही जो 40,000 से ऊपर जाएगा। अब पहला जो प्लेस है मेरा वो हो गया फिक्स, इसमें मुझे चेंज नहीं करना, तो मुझे किसनों को चेंज करना है, 1 2 3 4, यानी मुझे 4 को अरेंज करना है। जैसे मैंने इसमें 4 को फिक्स कर दिया, तो मुझे 2 5 5 7 को अरेंज करना है। अगर मैं 2 5 5 7 को अरेंज करूंगा, अब इन्हें अरेंज करने के लिए तो फैक्टोरियल 4 तरीके, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ा के आया था कि अगर कोई सेम हो तो उससे डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। अगर मैंने पहले इस पे लिख दिया 5, यानी अगर मैंने एक 5 यहां पर लिख दिया, इसमें ध्यान से देखना कि मैंने कहा ये मैंने 5 यहां पर लिख दिया, तो अब अरेंज करने के लिए मेरे पास कौन होगा, 2 4 5 7, यानी मेरे पास 4 डिजिट हैं। तो इसके लिए जो तरीके होंगे वो फैक्टोरियल 4। क्या 2 से डिवाइड करूं? नहीं, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि कोई भी इनमें एक जैसा रिपीट नहीं है, तो इसके तरीके फैक्टोरियल 4।
और जब मैं 7 यहाँ पे लिखूंगा तो फिर मेरे पास अरेंज करने के लिए 2 4 5 5, यानी फिर से मेरे पास फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, इन तीनों को जोड़ेंगे और वही मेरा आंसर होगा। ये होगा फैक्टोरियल 4 होगा मेरा 24/2 12, फैक्टोरियल 4 24 और ये 12, तो 12 12 24 24 48, 48 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये वाली बात भी लग रही है कि कब रिपीटिशन अलाउ हो रहा है, इसमें ये भी लग रहा है कि 40,000 से बड़ी। अगर ये कह देता मुझे कि कोई संख्या 10,000 से बड़ी, तो फिर मैं इसमें 2 भी लिख लेता, क्योंकि अब मुझे 20,000 से बड़ी संख्या मिलती 2 के बाद। अगर वो 20,000 वर्ड भी यूज़ करता कि 20,000 से बड़ी, तो भी मैं इस 2 को लिख सकता था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 and 300 that are divisible by 5 but not by 15, कि 100 और 300 के बीच की संख्याओं की संख्या जो 5 से विभाजित होती है परंतु 15 से नहीं। यूपी पीजीटी 2016 का ये क्वेश्चन है, 16 पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो इसमें दिया हुआ है कि 5 से तो वो संख्याएं कटती हो, 15 से नहीं, और 100 और 300 के बीच की बात हुई है। 100 और 300 के बीच की बात हुई है, 3 डिजिट कोई नंबर है, तो इसके लिए पहला डिजिट 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, क्योंकि अगर 3 लिखूंगा तो संख्याएं मेरी 300 से ऊपर चली जाएंगी। अब इसमें लिखा कि 5 से तो वो डिवाइड होती हो, 15 से नहीं, इसका मतलब कि वो 5 से डिवाइड होती हो, और 15 के लिए इसका मतलब 3 से डिवाइड वो नहीं होती होंगी। तो मुझे वो संख्याएं देखनी है कि जो 5 से कटेंगी, 3 से नहीं कटेंगी। ठीक है, अब 5 से कटने के लिए लास्ट डिजिट 0 भी हो सकती है या 5 भी हो सकती है, यानी मेरे पास 5 से कटने के 2 ऑप्शन होते हैं कि चाहे तो लास्ट डिजिट में 0 लिखी हो या 5 लिखा हो। अगर ऐसा कभी भी लिखा होगा तो वो संख्याएं 5 से हमेशा ही कटेंगी। तो जब मैं 1 से 0 चलूंगा, 1 के लिए 0 भी एक ऑप्शन होगा और 1 के लिए 5 भी एक ऑप्शन होगा। सेम 2 के लिए भी 0 ऑप्शन होगा और 2 के लिए भी 5 एक ऑप्शन होगा। यानी ये जो डिजिट, देखो इन्हें मैंने फिक्स कर लिया, इसे मैंने फिक्स कर लिया। अब मैं यहां बीच में जो भी लिखूंगा, कुछ भी लिखूं, वो मेरा हमेशा 5 से डिवाइड होने वाला है। तो मैं सबसे पहले देखता हूं कि कितने नंबर मेरे ऐसे बनेंगे जो 5 से डिवाइड हो रहे होंगे। देखते हैं। देखो पहले के लिए कि मेरे पास 1 है और 0 है, तो मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे कि जो मेरे 5 से डिवाइड होते हों। तो पहले के लिए मैं आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया गया था, मेरे पास डिजिट टोटल होती कितनी है, मेरे पास 10 डिजिट होती है, 0 से लेके 9 तक। तो मेरे पास यहाँ पर 10 ऑप्शन होंगे कि मैं उन 10 में से कोई भी, अच्छा 10 नहीं होंगे क्योंकि 100 से 300 के बीच, तो मुझे 100 नहीं लेना, यानी मुझे लेना है 101 से 299 तक। तो अगर मैं यहाँ 0 लूँगा तो ये 100 बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास कितने तरीके होंगे, यहाँ पर 9 तरीके होंगे। बात आपको समझ में आई है। यहाँ पर 9, इसके लिए यहाँ पे मैं 0 ले सकता हूँ, तो यहाँ पर 10 तरीके होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं 0 लूँगा तो ये 105 बनेगा। अगर यहाँ पर मैं 0 लेता तो ये पहले डिजिट 100 हो जाती है, और 100 मुझे लेना नहीं है। मुझे कहाँ से कहाँ चलना है, मुझे 101 से 299 तक जाना है। 2 के लिए भी मैं यहाँ पर 10 ले सकता हूँ, और इस 2 के लिए भी यहाँ पर मैं 10, कि यहाँ पर मैं 0 लिखूँगा तो 205, 1 लिखूँगा तो 215, 2 लिखूंगा 225, ये सब मेरे पास से कटने वाले होंगे। तो टोटल 10, 20, 30 और 9 39, यानी मेरे पास टोटल 100 से 300 के बीच में 39 डिजिट ऐसी हैं जो 5 से कटती हैं। अब मुझे वो डिजिट देखनी है जो 15 से नहीं कटती हो। अब जो डिजिट 15 से नहीं कटती होगी, इसका मतलब वो डिजिट 3 से नहीं कटनी चाहिए। तो मैं इसमें ये देख ले रहा हूं कि कितनी संख्याएं मेरी 3 से डिवाइड हो रही हैं। जो संख्याएं मेरी 3 से डिवाइड हो रही होंगी तो वो 15 से भी डिवाइड हो रही होंगी। ठीक है, अब 3 से डिवाइड के लिए ये लिखा हुआ है 1 और ये लिखा हुआ है 0। ये नंबर मुझे देखना है कि कितना होगा। अब 3 से डिवाइड के लिए आप जानते होंगे कि अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड होती है, उसके डिजिट का जो सम होता है, उसके अंकों का योग होता है, वो 3 से कटना
चाहिए। यानी अंकों का योग हमारा 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12, 15, कुछ भी ऐसा जो 3 से कटता हो। अब अगर मेरा ये डिजिट 1 और ये 0, यानी मेरा जो इनका सम है वो 1। अब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि जोड़ मेरा 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए, 12 हो जाए, 15 हो जाए। तो मैं इसमें एक संख्या लिख सकता हूँ 2, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो 1, 2, 0, तो इनका सम कितना बनेगा 3। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अब इसमें 3 जोड़ते चलिए ताकि इनका सम 3 से डिवाइड होता रहे। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 150, अगर यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया तो ये 150, यानी इनका सम भी होगा 6, वो भी 3 से कटेगा। फिर 3 जोड़ लीजिए 8, अगर मैं 8 लिखूंगा तो वो भी 3 से कट जाएगा। फिर मुझे लिखना होगा 11, तो 2 डिजिट में हमें जाना नहीं है। सेम यहाँ पर ये लिखा है 1 और 5 6 लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं 0 भी भर सकता हूँ। 0 के बाद 3 3 बढ़ाते चलिए, यहाँ 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ 6 भी लिख सकते हैं और यहाँ 2 भी लिख सकते हैं। ये लिखा है 2 और 0, 2 ही है इसके पास, तो कितना जोड़े, सबसे पहले 1 जोड़िए तो 3 हो जाएगा, फिर 3 जोड़ेंगे 6, फिर 6 जोड़ेंगे तो अच्छा 2 यहाँ पर 1 के बाद 4 जोड़िए, 4 के बाद 7 जोड़ेंगे, 7 और 2 9, और इसके बाद 10, तो वो लिखेंगे नहीं। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 और 2 7, तो 7 में कितना जोड़ूं मैं, 2 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा, फिर 5 जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा, और 8 जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा। यानी ये इतने नंबर बनने वाले हैं। अगर इन नंबर को आप देखेंगे तो ये नंबर बनेगा, जैसे 2 को हम लेंगे तो ये बन जाएगा 120, दूसरा नंबर बन जाएगा 150, तीसरा नंबर बन जाएगा 180। ये ऐसे नंबर बनेंगे कि जो 5 से भी कट रहे हैं और 15 से भी कट रहे हैं, लेकिन मुझे कौन लेने हैं कि जो 5 से कटे 15 से नहीं। तो ऐसे यहां पर 3 नंबर बनेंगे, यहां पर 4, यहां पर 3 और यहां पर 3, तो 3 3 9 और 4 13, टोटल 13 नंबर ऐसे होंगे जो 15 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो टोटल 39 और 13 ये, तो टोटल 26 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से तो कटेंगे, 15 से नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और यूपीपीसीटी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 से बनने वाली 4 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग जबकि अंकों की पुनरावृत्ति। अच्छा देखो, ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि आपसे अभी तक जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा था उनमें सबसे केवल ये पूछा जाता है कि ये कितने परमुटेशन यानी कितने नंबर बनेंगे, कितना नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे उनका सम कितना होगा। मतलब जैसे कि मैं आपको कह दूं कि 1 2 3 से कोई मुझे संख्याएं बनानी है, तो 3 से अगर 3 ही लूंगा तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 संख्याएं मेरी बनेगी। तो जो 6 संख्याएं बनेगी उनका सम भी क्या होगा। 3 के लिए 2 के लिए बताऊंगा तो बेहतर रहेगा। जैसे 1 2 के लिए बनाता हूं तो ये बन सकते हैं 12 या 21, तो मुझे इनका जोड़ भी करना होगा, 2 और 1 3 और 1 और 2 3, यानी इनका जोड़ 33 आ गया। जब मैंने 2 डिजिट ली तो मैं आसानी से बता पाया कि ये 1 2 बनेगा या 2 1 बनेगा। लेकिन जब ये डिजिट ज़्यादा होंगी तो वो मुझे कैसे बताना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। आइए देखते हैं कि सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट, कि डिजिट 1 2 3 4 इनसे दी हुई है और इनसे जितनी डिजिट बनेगी उनका सम कितना होगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है, जितने गिनती में डिजिट हो 4 है तो 4 बार 1 लिख लीजिए। इन सभी का सम, और जितने नंबर दिए हुए 4 नंबर दिए हुए तो उससे एक कम फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 3। 1111, 4 3 7 2 9 और 1 10 और फैक्टोरियल 3 होता है 6। तो 6 की ये 0 और 6 की गुना करेंगे तो 6 6 6 6 66,660 ये हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इससे आसान इस सवाल को करने की कोई भी ट्रिक नहीं है। कितने भी डिजिट बने सभी का तरीका यही है कि जितने नंबर दिए हुए हैं उतनी बार 1 लिख लीजिए, सभी का सम करिए और फैक्टोरियल में जितने दिए हैं उससे एक कम, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट करना कि 1 6 4
सम ऑफ ऑल नंबर। तो 164 से जितने नंबर बने डिजिट बनेंगी उनका सम कितना होगा, ये आपको मुझे कमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया टॉपिक था सम ऑफ डिजिट का, इसे आप तैयार कर लेना और इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे मैसेज में देना। अब एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं लेटर बुक्स वाले, कि एक व्यक्ति 5 पत्र भेजना चाहता है और उसे 3 डाकघर पता है, वह कितने तरीके से अपने पत्र भेज सकता है। कि ए मैन वांट्स टू पोस्ट 5 लेटर एंड ही नोज 3 पोस्ट ऑफिस, इन हाउ मेनी वेज ही कैन पोस्ट हिज लेटर। कि एक आदमी के पास 5 लेटर है और उसने 3 डाकघर देखे हुए हैं कि 3 डाकघर की वहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस है, तो कितने तरीके से अपने लेटर को पोस्ट कर सकता है। तो इसके लिए भी आसान तरीका कि उसके पास कितने लेटर है, 5 लेटर है, L1, L2, L3, L4, L5, और पोस्ट ऑफिस कितने देखे उसने, 3 पोस्ट ऑफिस देखे हैं। तो पहले लेटर के लिए वो तीनों में से कोई भी एक चीज चुन सकता है। तो पहले के लिए 3 तरीके होंगे, दूसरे के लिए भी 3 तरीके, तीसरे के लिए भी 3 तरीके, चौथे के लिए भी 3 तरीके, 5वें के लिए भी 3 तरीके। तो 3 की पावर 5 ये मेरा आंसर होगा। ये ऑप्शन जो है ये लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन 3 की पावर 3, ये ऑप्शन लिखा हुआ है 3 की पावर 5, ये ऑप्शन लिखा हुआ है 5 की पावर 3, और ये ऑप्शन लिखा हुआ है 5 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका जो ऑप्शन होगा वो 3 की पावर 5 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोहित अपने 7 मित्रों को पत्र भेजना चाहता है और उसे 5 डाकघर पता है, वह कितने तरीके से, सेम वही है। कितने लेटर है हमारे पास, 7 लेटर है और 5 डाकघर उसे पता है। तो पहले लेटर के लिए 5 तरीके होंगे, दूसरे के लिए 5 और 7 बार होंगे, तो 5 की पावर 7 यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस में ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, केवल ये देखना है कि एक लेटर के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं। ठीक, एक ताले में 3 चक्र है और प्रत्येक चक्र पर 0 से 9 तक अंक लिखे हैं। एक आदमी ताले को कितने प्रकार से खोलने में असफल होगा। यानी कि एक डिजिट लॉक हैज 3 बटन्स एंड एवरी बटन हैज 0 to 9 डिजिट। इन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन नॉट ओपन द लॉक। कि एक बटन वाला ताला है और उसमें 3 बटन दिए हुए हैं, पहला बटन, ये दूसरा और ये तीसरा, और हर एक बटन पर 0 से 9 तक यानी 10 डिजिट लिखी हुई है। और मुझसे पूछा गया है कि एक आदमी कितने तरीके से असफल हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि कितने तरीके हैं कि हम इसे भर पाएं, कितने डिजिट या कितने परमुटेशन हम इनसे बना सकते हैं। तो पहले के लिए मैं, और देखो इन क्वेश्चंस में ताले या लॉक, इन क्वेश्चंस में रिपीटेशन अलाउ होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी लॉक 000 भी लगा सकता है, 111 भी लगा सकते हैं, पासवर्ड की तरह जैसे हम अपने फ़ोन का पासवर्ड लगाते हैं। तो इसमें डिजिट जो रिपीटेशन अलाउ होता है। तो पहले के लिए भी 10 ऑप्शन होंगे, दूसरे के लिए भी 10, तीसरे के लिए भी 10, तो ये 1000। यानी टोटल जो तरीके बनेंगे वो कितने बनेंगे, 1000। और ताला खोलने के लिए कि एक स्पेशल लॉक होगा, यानी खोलने के लिए केवल एक ही ट्रिक होगी। जैसे कोई 1 2 3 भर दे या 5 6 8, जब तक वो ट्रिक नहीं भरेंगे, जब तक वो डिजिट नहीं भरेंगे, तब तक ताला लॉक नहीं होगा, ओपन नहीं होगा। तो ओपन के लिए केवल एक ही तरीका होता है। और हमसे पूछा है कि कितने तरीके से ओपन नहीं होगा, वो कितने तरीके से असफल होगा। तो टोटल तरीके 1000, एक बार वो खुल सकते हैं, तो 999 बार वो असफल ही होगा, 999 बार वो असफल हो जाएगा। तो 999 इज द आंसर। बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने की संभावनाएं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिटिंग प्लान, सिटिंग प्लान में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सिटिंग प्लान सर्कुलर भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। सर्कुलर परमुटेशन और लीनियर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको इसी क्लास में बताता हूं। एक क्वेश्चन लिया हुआ है, उसी क्वेश्चन से ये पूरा का पूरा सिटिंग प्लान वाला हो जाएगा। ये क्वेश्चन जैसे हमने वो किया था कि एक साथ
वर्ड लेने हैं OA या SCH, उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है कि इन हाउ मैनी वेज 4 बॉय एंड 4 गर्ल सिट, यानी 4 लड़के और 4 लड़कियों को कितने प्रकार से हम बैठा सकते हैं। नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब इसने कहा है कि 4 लड़के और 4 लड़कियां, तो 4 लड़के लिखते हैं B1 B2 B3 B4 और 4 लड़कियां हैं G1 G2 G3 G4। इसने कहा है कि नो गर्ल्स 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, कि 4 लड़कियां एक साथ ना बैठे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं अभी आपको बता के आया था कि आप सबसे पहले इन चारों लड़कों को बैठा लिए। चारों लड़कों को बैठाने के टोटल कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 4। अब इन लड़कों के बीच में कितने स्पेस बनेंगे, 1 2 3 4 5। अब इन लड़कों के बीच में 5 स्पेस होंगे। अब मुझे कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठानी है। अगर 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी तो क्या करो, आप इन 5 जगह में से कितनी जगह छांटनी होगी मुझे, 4 लड़कियां हैं तो कोई 4 जगह छांट लीजिए, तो ताकि सभी लड़कियां अलग अलग स्थान पर बैठ जाए। और इन 4 लड़कियों को भी बैठाने का अरेंजमेंट होगा, भाई पहले नंबर पर ये, तो दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, तो फिर इन्हें 4 तरीके से अरेंज भी कर दीजिए। यही मेरा ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 4 5C4 और इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि सबसे पहले लड़कों को अरेंज कीजिए। लड़कों को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4, फिर इन लड़कों के बीच में जगह बनाइए, जो हम अभी करते आए थे कि इनके बीच में जगह बनेगी 5। अब इन 5 में से अगर हमें लड़कियों को एक साथ बैठाना होता तो 5 में से कोई एक जगह इन्हें दे देते। अब इस बार इस क्वेश्चन में है कि लड़कियों को एक साथ नहीं बैठाना, एक साथ नहीं बैठाना, तो 5 मेरे पास जगह है, 4 लड़के हैं, तो 5 में से चारों लड़कियों को एक एक जगह दे दीजिए, यानी 5C4। अब 4 जगह दी है तो 4 लड़कियों को फिर अरेंज भी करना होगा, तो फैक्टोरियल 4 तरीके भी मुझे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। यही मेरा आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा कि ऑल बॉयज सिट टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स आर सिट टुगेदर, यानी इस बार कहा कि लड़के सभी एक साथ बैठे और लड़कियां एक साथ बैठे। देखो, ये बैठने के 2 तरीके से हो सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर सभी लड़के हो, राइट साइड पर सभी लड़कियां हो, या उल्टा भी हो सकता है कि लेफ्ट पर सभी लड़कियां और राइट पर सभी लड़के। ऐसा करने से इन दोनों केस में जो वो अलग अलग और एक साथ बैठ पा रहे हैं। अब ये एक साथ बैठ पा रहे हैं तो इनका तरीका क्या होगा, सबसे पहले 4 लड़कों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4, 4 लड़कियों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4, यहां पर भी फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4। जब इनका जोड़ करेंगे तो 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है। तीसरा कि ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, यानी इस बार कहा गया कि सभी लड़के एक साथ बैठे, तो वही तरीका। देखो, जो मैंने आपको सिखाया इससे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी केस बनेगा उसे ही आप सोल्व कर लेंगे कि ये 4 लड़कियां इधर बॉयज, इधर लड़कियां G1 G2 G3 G4। तो इस बार कहा गया है कि सभी लड़के एक साथ बैठे, यानी ये जो चारों की चारों लड़कियां हैं इन्हें एक साथ बांधिए और इन्हें चाहे तो यहाँ बैठा, चाहे तो ये यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी, मतलब कहीं पर भी रखेंगे, चारों को एक साथ रखेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे कि पहले इन चारों लड़कों को बैठाइए फैक्टोरियल 4। अब इन लड़कों के बीच में कितने इस प्लेस बनेंगे, 5। तो इन 5 में से चारों को एक साथ रखना है तो किसी एक जगह पर रख दीजिए। एक जगह पर रखने के बाद इन चारों को भी अरेंज करना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल 4, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, या इसे हम ये भी लिख देते हैं कि फैक्टोरियल 4 और 5P4। हालांकि मैं ऐसे ही पढ़ाना सही समझता हूं, क्योंकि
ये कॉम्बिनेशन है या परमुटेशन में कॉम्बिनेशन लगाने से जो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होंगे वो भी इसी तरीके से होंगे। हमेशा वहाँ क्या होगा कि वहाँ पर ये जो मैंने इन्हें अरेंज किया है वहाँ पर ये अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपको इन्हें अरेंज नहीं करना होगा। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। फिर एक चौथा क्वेश्चन में इससे हमसे पूछा है, ये तीसरा पार्ट था, उसका ये आंसर होगा कि ऑल गर्ल्स नेवर सिट टुगेदर, कि सभी लड़कियां एक साथ ना बैठी, यानी सभी लड़कियों को एक साथ नहीं बैठाना है। अब सभी लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी तो क्या करिए, ये हमने किया था कि फैक्टोरियल पहले तो सभी लड़कों को बैठा लीजिए, फिर इन 5 में से सभी लड़कियों को एक साथ ना बैठा जाए। अच्छा देखो, अगर इसमें एक फ़र्क आ रहा है क्वेश्चन में कि सभी लड़कियां एक साथ ना बैठाई जाए, अगर मैं ये करता हूं कि 5 में से इन लड़कियों को 2 जगह पे बैठा दूं, अगर मैं 2 जगह पे बैठा दूं तो इसमें ऐसा होगा कि एक जगह एक लड़की हो, एक जगह 3 लड़कियां, यानी ऐसा ग्रुप बन सकता है, या एक जगह 2 लड़की हो, दूसरी जगह भी 2 लड़कियां हो, या ये भी बन सकता है कि यहाँ पर 3 हो, हालांकि वो तो इसका जब मैं अरेंज करूँगा 2 को तो फैक्टोरियल 2 लगा दूंगा, तो ये मेरे तरीके बन जाएंगे। तो अगर मैं इसे ऐसे करूँगा तो ये ऐसे सोल्व नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, पहले मुझे टोटल तरीके पता कर लेने चाहिए कि टोटल कितने तरीके बनेंगे इन्हें एक साथ बैठाने के। तो ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इन्हें एक साथ बैठाने के टोटल 8 तरीके होंगे, माइनस सभी लड़कियां एक साथ बैठेंगी, तो सभी लड़कियां एक साथ कैसे बैठेंगी, फैक्टोरियल 4 5C1 और फैक्टोरियल 4, तो इसमें से ये घटाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कि सभी लड़कियां एक साथ ना बैठे। देखो इस वर्ड में फ़र्क सुनिए कि 2 लड़के एक साथ ना बैठे, इसका मतलब सब लड़कियां अलग अलग बैठनी है, सभी लड़के एक साथ ना बैठे इसका मतलब चारों एक साथ नहीं बैठनी है, उसमें 3 एक साथ बैठ सकती हैं एक अलग, 2 एक साथ बैठ सकती हैं एक अलग, उसमें ऐसे होंगे, और ये या फिर 3 एक साथ बैठेगी तो एक अलग, उनके भी सभी के अलग अलग तरीके होंगे, प्लेस अलग अलग होगा, कोई पहले प्लेस पे होगा, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे। तो इसलिए मैं इसे इससे नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए यही तरीका होगा कि पहले टोटल माइनस एक साथ बैठने का। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कुछ भी बनेगा, आप इसे देख के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 पुरुष व 2 स्त्री की एक समिति एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकती है जब कोई भी 2 स्त्री एक साथ ना बैठे, कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मेल एंड 2 फीमेल मेंबर्स ऑफ अ कमिटी कैन बी सिटेड अराउंड ए टेबल सो डैट द 2 फीमेल मेंबर्स आर नॉट सिटेड टुगेदर। इसने कहा कि 5 पुरुष 5 मेल है और 2 फीमेल, इन्हें एक गोल मेज के चारों, अच्छा एक गोल मेज का क्वेश्चन आ गया है। अब एक बात सुनिए मेरी, इसमें जब भी कभी भी हम सर्कुलर परमुटेशन पढ़ेंगे और इसमें मुझे यहाँ पर किसी को भी बैठाना है, जैसे मुझे यहाँ पर ये बैठाने हैं, तो अगर मैं एक नंबर को फिक्स कर दूँ, अगर मैं इसे फिक्स कर दूँ कि भाई तेरा ये प्लेस फिक्स हो गया है, अगर एक नंबर फिक्स करते हैं तो उसके बाद जैसे मैंने कहा कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 को बैठाना था, एक मैंने फिक्स कर दिया, तो अब कितनों को मैं चेंज कर सकता हूँ, 6 को चेंज कर सकता हूँ। एक को फिक्स करती है लीनियर परमुटेशन हो जाता है, तो मुझे कितनों को मैं चेंज कर सकता हूँ, 6 को चेंज कर सकता हूँ, तो मेरे पास टोटल कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 6 तरीके होंगे। ये सर्कुलर परमुटेशन में मैं इसके बाद शायद आपको यही पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि अगर सर्कुलर परमुटेशन में आप एक नंबर फिक्स कर लेते हैं तो वो लीनियर परमुटेशन ही बन जाता है। तो देखिए, तो इसने कहा है कि एक मेज है, 5 पुरुष, तो इस पे कोई भी कर लो, M1 M2 M3 M4 M5, ये 5 पुरुष इस पे बैठे हैं, और इसमें कहा गया है कि 2 फीमेल को एक साथ नहीं बैठाना, 2 फीमेल एक साथ नहीं बैठेंगी। तो ये वही क्वेश्चन आ गया कि OA एक साथ नहीं रखना है, उसी से करेंगे। कैसे करेंगे, इसे लीनियर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, किसमें किसी एक को फिक्स कर लीजिए, फिक्स कर लिया तो आदमियों को बैठाने के कितने तरीके होंगे, 1 2 3 4, यानी मैं आदमियों को 4 तरीके से बैठा सकता हूं, यानी 4 आदमी। अब लीनियर कर लीजिए आप इसे, M2
M3, M4, M5, यानी 4 तरीके से ये आदमी बैठ सकते हैं। इनके बीच में स्थान कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5। हालांकि मैं यहाँ पे देखूंगा 1 2 3 4 5, तो 5 प्लेस होंगे। अब इन 5 प्लेस में से कोई से भी, अब इसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि 2 स्त्रियां एक साथ ना बैठे। अब स्त्रियां कितनी है मेरे पास? 2 ही स्त्री दी हुई है, यानी 2 ही फीमेल है। तो 5 में से उन्हें 2 जगह दे दो। सही बात है कि जो मेरी स्त्रियां हैं, 2 स्त्रियां हैं, अगर मुझे वो एक साथ बैठानी होती तो मैंने क्या कर देता, एक साथ एक जगह बैठा देता। अब वो अलग अलग बैठानी है तो उन्हें हम 2 प्लेस दे देंगे। 2 प्लेस देंगे तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ये इतने तरीके मेरे हो सकते हैं। और इंटू फैक्टोरियल 2 कि जो स्त्रियां हैं वो चेंज भी हो सकती है कि पहले पे ये तो दूसरे पे दूसरी। तो फैक्टोरियल 4 5C2 इंटू फैक्टोरियल 2 ये मेरा आंसर होगा। देखते हैं, फैक्टोरियल 4 24, 5C2 5 4 2 1 और इंटू 2, 2 से 2 5 चौक 20, 24 दूनी 48, 480। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इन क्वेश्चन को जो सर्कुलर परमुटेशन है, इन क्वेश्चंस के लिए आपको इसे लीनियर बनाना होगा। एक को फिक्स करिए, अगर आप एक को फिक्स कर देंगे तो ये लीनियर ही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब सर्कुलर परमुटेशन आ गया, जो मैं अभी बात कर रहा था कि सर्कुलर परमुटेशन पढ़ेंगे कि इफ डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यदि वामाव्रत व दक्षिणाव्रत में अंतर हो और इधर अंतर ना हो। देखो इसमें भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं आपको एक बात तो पढ़ा के आया था कि जब भी हम सर्कुलर की बात करेंगे, एक सर्कल की बात करेंगे, तो अगर उसने n नंबर दिए होंगे तो टोटल जो तरीके होंगे वो n-1 होते हैं। क्यों n-1 क्यों होते हैं? क्योंकि एक को हमें फिक्स करना होता है। इधर भी n-1 होंगे। लेकिन अब यहां पर मुझे देखना है कि इफ डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, कि यदि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं ऐसे देखूं या ऐसे देखूं, अगर उनमें अंतर है तो फिर मेरा जो आंसर होगा वो n-1 होगा। अगर मेरा अंतर नहीं है, इधर से चले तो भी वही बात आए, दूसरी तरफ से चले तो भी वही बात आए, तब मेरा आंसर फैक्टोरियल n-1/2 ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चंस का मुझे पता कैसे चलेगा कि जैसे मैं आदमियों को बैठाऊंगा, किसी पुरुष को बैठाऊंगा, महिलाओं को बैठाऊंगा, मेल फीमेल की बात आएगी। तो अगर भाई एक बात, किसी जैसे मैंने कहा कि एक तरफ रोहित बैठा, एक तरफ आदिल बैठ गया, एक तरफ मोहित बैठ गया, तो अगर मैं इनके, जैसे मैंने कहा कि इधर रोहित, ये आदिल और ये मोहित, अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो पहले रोहित आदिल मोहित, एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो रोहित के बाद मोहित फिर आदिल, यानी इनमें डिफरेंस है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो तरीके n-1 होंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मैंने 4 पतंग एक गोल मेज के चारों ओर रख दी, भाई मैंने कहा एक गोल मेज है, एक पतंग यहाँ रख दी, एक पतंग यहाँ रख दी, एक पतंग यहाँ रख दी, सभी एक जैसी है। इधर से देखूंगा तो भी पतंग मिलेगी, इधर से देखूंगा तो भी पतंग मिलेगी। या मैंने गुलाब के फूल की एक माला बना ली, इधर भी गुलाब का फूल, इधर भी गुलाब का फूल, तो ऐसे देखूंगा तो भी मुझे गुलाब दिखेगा, ऐसे देखूंगा तो भी मुझे गुलाब ही दिखेगा। अगर ये फर्क नहीं होगा तो इसमें मुझे डबल काउंट करना पड़ता है, इसमें वो जो काउंट होगा वो हाफ हो जाएगा, यानी ये फैक्टोरियल n-1/2 होगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर अंतर है तो फैक्टोरियल n-1, अगर अंतर नहीं है तो फैक्टोरियल n-1/2। बढ़ते हैं आगे। 7 सदस्यों की एक समिति एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकती है जब सचिव चेयरमैन के एक तरफ और उप सचिव दूसरी तरफ, यानी 7 आदमी है और एक गोल मेज के चारों ओर, गोल मेज के चारों ओर बैठाने। लेकिन इसने एक बात कह दी कि सचिव चेयरमैन के एक तरफ, यानी अगर मैंने कहा कि यहाँ पे चेयरमैन है तो एक तरफ तो बैठा दो सचिव को
और एक तरफ डिप्टी सेक्रेटरी को, यानी ये तीन इसी क्रम में बैठने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि अगर सेक्रेटरी सचिव यहाँ पे चेयरमैन को यहाँ बोलते हैं तो इधर डिप्टी सेक्रेटरी हो सकता है और इधर सेक्रेटरी हो सकता है, यानी ये दो तरीके हो सकते हैं। तो दो की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इन तीनों को मुझे एक जगह जहां भी चलूंगा एक जगह उठा के चलूंगा, यानी ये तीनों तो कर दिए मैंने फिक्स। अब ये बन गए एक नंबर कि ये जहां भी चलेंगे ये एक यूनिट हो गई। टोटल मेरे पास 7 और यूनिट है मेरे पास ये 3 के बाद एक, ये चौथा, 5वां, 6ठा और ये 7वां, यानी एक यूनिट ये 4, 5, 6, 7, यानी ये 7 आदमी ऐसे बैठे थे। तो मेरे पास टोटल यूनिट होगी 1, 2, 3, 4, 5, यानी मेरे पास 5 यूनिट है। अब 5 को बैठाने के लिए एक को फिक्स करना पड़ेगा, यानी फैक्टोरियल n-1 यानी 5 - 1। चाहे तो फॉर्मूले से याद रखिए फैक्टोरियल n-1 करना है, या ये याद रखिए कि जो मैं आपको पढ़ा के आया कि एक को फिक्स करिए, आप इसे फिक्स करिए। तो अरेंज करने के लिए 1, 2, 3, 4 लीनियर में फैक्टोरियल 4 ही तो तरीके होंगे। तो ये 2 × फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 कितना होता है 24, तो 24 दूनी 48, टोटल 48 तरीके मेरे पास होंगे। ऑप्शन इसके शायद गलत लिए गए हैं, 48 ही इसका आंसर है। ठीक है, इसके ऑप्शन सही नहीं है, इसका आंसर जो है वो 48 ही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं। कितने प्रकार से 5 हीरो से एक हार बनाया जा सकता है? तो देखो हीरो से हार बनेगा तो हीरे क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए वो एक जैसे ही होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा फैक्टोरियल 5 - 1/2, तो फैक्टोरियल 4/2, 24/2 तो 12। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार टाइपिंग मिस्टेक होती है, जो टाइपिस्ट होता है वो ऑप्शन भी गलत दे देता है। ये शायद किसी दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन उसने लिख दिए हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो 48 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मैनी वेज 8 men कैन सिट अराउंड द राउंड टेबल, कि 8 आदमियों को एक गोल मेज के चारों तरफ बैठाना है कि 8 चेयर हैं, या अच्छा 2 ऑप्शन है कि एक गोल मेज है उस पर 8 कुर्सी हमने डाल दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 ही आदमी। एक बात बताइए 8 आदमी हैं और 8 ही कुर्सी पे हमें बैठाना है, तो कितने तरीके होंगे फैक्टोरियल 8 - 1, क्योंकि एक को फिक्स करिए तो 7 तरीके होंगे फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 का मान मैंने आपको बता रखा है 5040, ये आपको याद रखना है, इतना याद होना चाहिए। तो पहले का ऑप्शन होगा 5040, ये ऑप्शन है क्वेश्चन 1 के लिए। अब बात करते हैं कि अब कुर्सियां मेरे पास 7, यानी आदमी 8 हैं और गोल मेज के चारों तरफ कुर्सियां 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं आध और कुर्सियां 7, तो ये कैसे होगा? तो भाई कुर्सियां 7 है तो ये तो है नहीं कि 2 कुर्सियों पे एक आदमी बैठेगा, तो इनमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे एक पर्टिकुलर आदमी अगर मैंने खड़ा कर लिया वो खड़ा रहेगा। तो अब 7 कुर्सियां 7 आदमी, तो 7 कुर्सियों पे 7 आदमी को बैठाने का तरीका कितना होगा फैक्टोरियल 6। अब टोटल 8 में से पहले एक आदमी खड़ा हुआ, अगली बार दूसरा खड़ा होगा, फिर फैक्टोरियल 6, फिर तीसरा खड़ा होगा, फिर फैक्टोरियल 6, तो ऐसा कितनी बार होगा? 8 बार होगा, यानी 8 × फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 होता है 720, या 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56 और 1 57, 5760। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर सेकंड क्वेश्चन, यानी 5760 तरीके होंगे जब हमारे पास 8 आदमी होंगे और 7 कुर्सियां होंगी। ये आज की जो क्लास है वो परमुटेशन के लगभग सभी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। अगली जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम कॉम्बिनेशन के सभी क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। अगर कॉम्बिनेशन भी इसी में पढ़ाऊंगा तो लगभग 4 घंटे का ये लेक्चर हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा लेक्चर ना करके मैं 2 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ। इस चैप्टर में मैंने आपको सारा परमुटेशन पढ़ा दिया है, अगले चैप्टर में हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको इस चैनल पर पीजीटी टीजीटी की सभी वीडियो उपलब्ध होंगी। पेपर से पहले सभी चैप्टर्स की वीडियो आपको इस पर मिल जाएगी। इसलिए चैनल को लगातार देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है।